हे एवरीवन। जो अभी हमारा वीडियो था वो उसमें मैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का आपको पढ़ा ही रही थी। एंड ऑनेस्टली बोलूं, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट वीडियो। तो मैंने उसको पॉज कर दिया, आई मीन टू से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। रीजन, कई बार ऐसा होता है ना कि दैट इज नॉट अ गुड डे फॉर यू। कुछ तो ऐसी बात होती है जो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको स्टक करती रहती है ना, आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। थोड़ा सा वैसा ही कुछ था। तो इट वाज़ लाइक कि जब भी मैं बीच में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी, कहीं न कहीं माइंड डाइवर्ट हो रहा था और मुझे उसे फिक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। So yes, now it is all okay and now we are back with the reverse charge mechanism। आपने वहाँ पे जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था उसमें कहाँ तक कर लिया था मेरे साथ, स्पॉन्सरशिप सर्विस तक बहुत अच्छे से कर लिया था। उसमें हाँ, ये था कहीं-कहीं कि मुझे ऐसा लगा था मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वो मुझे लग रहा था, ठीक है? तो अब हम आते हैं किसके साथ, आगे की सर्विसेज़ करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म की कंप्लीट। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म की सर्विस नंबर 5 क्या कहती है कि गवर्नमेंट जब भी सर्विस प्रोवाइड करेगी, किसी भी रजिस्टर्ड बिज़नेस एंटिटी को अगर इसने सर्विस प्रोवाइड किया है, तो ऐसे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर ये सर्विसेज हैं, ये जो भी सर्विस इन्होंने दे के रखी है, अगर ये सारी सर्विस है तो इस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। तो मुझे एक क्रक्स समझ में आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी जब भी किसी बिजनेस एंटिटी, अभी यहाँ कुछ नहीं लिखा कि बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, ऐसी कोई बात नहीं की। बट इतना समझ में आया कि जब भी ये किसी भी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देंगे, तो किसी भी टाइप की सर्विस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी ने दे के रखी होगी, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। क्योंकि यहाँ टाइप ऑफ सर्विस नहीं दिया है, सिर्फ लिखा है सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये दे के रखा है। इसका मतलब ये है मैम कि अगर सर्विस स्पेसिफाई नहीं किया तो किसी भी तरह की सर्विस हो गई, यस, किसी भी तरह की सर्विस अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी ने प्रोवाइड की है और बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट डन है। लेकिन अब इतनी सारी सर्विसेज इन्होंने कवर की तो इन्होंने सर्विसेज एक्सक्लूड भी कर दी। कहाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हो, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी। और जब आप मेरे साथ सप्लाई की डेफिनेशन कर रहे थे तो क्या मैंने आपको सप्लाई की डेफिनेशन में ये नहीं बताया था कि लैंड एंड बिल्डिंग एक छोटा टर्म है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक वाइड टर्म है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लांट एंड मशीनरी भी आते हैं, बड़े बड़े प्लांट मशीनरी जिसको मूव करना पॉसिबल नहीं होता है, इजीली नहीं मूव होते हैं वो। तो अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे या फिर ऐसी कोई भी सर्विस जो कौन देता हो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देता हो, और अमेंडमेंट ने कहा है कि मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री भी अगर कोई सर्विसेज देती है, या फिर ऐसी सर्विस जो एयरक्राफ्ट वेसल से रिलेटेड है, चाहे एयरक्राफ्ट वेसल के अंदर वो सर्विस दी जा रही हो या फिर पोर्ट एयरपोर्ट के आसपास में वो सर्विस दी जा रही हो, या फिर गुड्स एंड पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो, अगर ये सारी सर्विस है तो भले ही आपके बिजनेस एंटिटी को जाएगी पर भी क्या रहेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म रहेगा। अब इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर मैम आप यहाँ पे कुछ चार्ट पढ़ा रहे थे तो उस चार्ट को हम पढ़ेंगे, अभी इसको वापस से पढ़ेंगे, बट इस चार्ट को पढ़ने से पहले इस वाली सर्विस को समझना जरूरी है, तो वो वाला चार्ट आपको समझ में आ जाएगा। मैम फिर से ये क्या लिखा है, फिर से मैम यहाँ पे लिख रहे हैं अगर गवर्नमेंट ने क्या किया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी। मैम अभी तो आपने कहा था कि गवर्नमेंट जब इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देती है और वो बिजनेस एंटिटी अगर है, चाहे जो भी है, लेकिन वो सारी सर्विसेज क्या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएंगी। मैम अब भी आपने कहा था कि ऐसे तो गवर्नमेंट कोई भी तरह की सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करती है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, उसमें एक्सेप्शन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी था, और बाकी के भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, एयरपोर्ट वाली और वेसल वाली चीजें थी। और आपने कहा था मैम कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अब यहाँ पे ये सर्विस चेंज हो गई, इसका मतलब ये नई सर्विस है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लिस्ट में ये नई लिस्ट है, और ये नई लिस्ट कहती है
कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देती है गवर्नमेंट, मैम ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा, क्योंकि देखो मैम ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की नई सर्विस है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जब किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को जा रही है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जब किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को जाती है तो क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। ऐसा क्यों मैम? तो अब समझो इसकी बात। ये बोल रहा है, देखो अगर गवर्नमेंट है, मैं पूरी बार-बार गवर्नमेंट नहीं लिख रही, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, उसकी जगह सिर्फ गवर्नमेंट लिख रही हूँ। बोलते हैं ऐसे तो गवर्नमेंट कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगी, अगर वो बिज़नेस एंटिटी को प्रोवाइड की। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस बिज़नेस एंटिटी को प्रोवाइड की, तो बिज़नेस एंटिटी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों हो सकती है। ठीक है? तो बिज़नेस एंटिटी को अगर इन्होंने सर्विसेज़ प्रोवाइड की है, तो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी भी क्या होगी मैम, पता है किसमें कवर होगी? एनी रजिस्टर्ड पर्सन में। हाँ, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी भी कवर होती है एनी रजिस्टर्ड पर्सन में। फिर यहीं पे एक्सेप्शन में आपने मैम बताया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर रेंट पे देते हो तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आएगा। हाँ, यही कहा था। अब मैम बोल रहे हो कि यही गवर्नमेंट जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देती है, किसी भी पर्सन को देती है, बस वो पर्सन रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो आप बोल रहे हो आरसीएम है। हाँ, तो कहने का इसका समरी ये है, जब भी गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देगी, लेकिन अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगी, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगी, तो क्या आएगा? तब आएगा आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, बट इसमें लिख दो सब्जेक्ट टू मेगा एग्जेम्पशन। लेकिन यही गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को देगी, दैट इंक्लूड्स बिजनेस एंटिटी दैट इज रजिस्टर्ड, तो हमेशा क्या आएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। अब आप इस चीज को पढ़ो। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने रेंट पे दी, अगर बिजनेस एंटिटी को दी और वो बिजनेस एंटिटी मैम रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी मतलब एनी पर्सन रजिस्टर्ड, एनी पर्सन में तो बिजनेस एंटिटी भी आएगा, तो मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। लेकिन मैम अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आएगा। मैम कैसे बोल दिया आपने फॉरवर्ड चार्ज? क्योंकि रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट भी वही होना चाहिए, सर्विस भी वही होना चाहिए, सप्लायर भी वही होना चाहिए। और मुझे तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट है, ये स्पेसिफिकली एक्सेप्शन में दिया गया था ना, तो जब एक्सेप्शन में दिया है तो ये क्या आएगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो जैसा आपने बोला मैम कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन था कि उसपे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। लेकिन जब हमने 5A पढ़ा तो उससे समझ में आया कि गवर्नमेंट किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देती है तो रिवर्स चार्ज ही आएगा, क्योंकि एनी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स बिजनेस एंटिटी दैट इज रजिस्टर्ड। यहाँ तक बात समझ में आई? इसका मतलब मैम कोई और पर्सन जो बिजनेस एंटिटी नहीं है बट रजिस्टर्ड है, उसको भी आरसीएम लगेगा। और अगर कोई पर्सन है जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, बट हमें आगे चल के अभी मेगा एग्जेम्पशन पढ़ना पड़ेगा। यस, हो सकता है मेगा एग्जेम्पशन में कुछ लोगों को क्या दे के रखा हो? एग्जेम्पशन दे के रखी हो। क्योंकि मैंने इसको यहाँ लिंक नहीं कराया, उसका कोई रीजन है, क्योंकि 1-2 सर्विस नहीं है गवर्नमेंट के नाम की, गवर्नमेंट के नाम की 17-18 सर्विस है जिसको यहाँ पे हम लिंक नहीं कर सकते। आपको सिर्फ इतना समझना है, जब भी गवर्नमेंट किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी देगी, वो रजिस्टर्ड पर्सन में बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड भी इंक्लूड होता है, उनको लगेगा आरसीएम। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने यही प्रॉपर्टी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी तो फॉरवर्ड चार्ज में आओगे, लेकिन मेगा एग्जेम्पशन का वेट किया जाएगा। मैम अगर बिजनेस एंटिटी नहीं है बट रजिस्टर्ड है, तो बिजनेस एंटिटी नहीं है बट रजिस्टर्ड है तो भी क्या लगेगा? आरसीएम, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को देती है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। यहाँ तक की बात समझ में आई? ये कहाँ लिखा है मैम? ये वाली बात है 5A ने मुझे समझाई कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन। 5A क्या बोलता है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। डन? चलो, तो इसके साथ मेरी 2 सर्विसेज तो हो गई, लेकिन मैम यहाँ पे भी कुछ अमेंडमेंट है, क्या है? यहाँ बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करे,
स्टेट गवर्नमेंट करे, यूनियन टेरिटरी करे, लोकल अथॉरिटी करे, बट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नहीं आता। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको देता है तो वो क्या है, वहां पे आपको ये सारी चीजें अप्लाई नहीं करनी। वहां तो अभी भी क्या रहेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म रहेगा, भले ही रजिस्टर्ड पर्सन हो। बट आपको इसे ज्यादा फोकस क्यों नहीं करना है, क्योंकि इतना डिटेल्ड आपको अभी नहीं आएगा। बट स्टिल एक बार समझने के लिए समझ लो, अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इमूवेबल प्रॉपर्टी देता है, तो यहाँ पे हमने सप्लायर में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कवर ही नहीं किया है। तो मिनिस्ट्री ने अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को भी रेंट पे दी होगी यहाँ पे, तो क्या आएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, फिर चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। देन इसके बाद किस पे आते हैं, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब बोलते हैं कोई भी पर्सन मतलब चाहे कोई रजिस्टर्ड पर्सन हो, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को घर देता है रेंट पे, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग क्या देता है रेंट पे किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो अगर किसी भी पर्सन ने रजिस्टर्ड रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रहने की जगह किसको दी है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही आएगा। जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। मैम यहाँ पे आपने एल क्यों लिखा है, यहाँ पे भी मेगा एग्जाम्शन का कुछ लिंकेज है, इसमें भी क्या है आगे चल के मेगा एग्जाम्शन का कुछ लिंकेज है, बट मैं यहाँ पे चाह के भी नहीं ले पाऊंगी उसको, इसीलिए अभी रोका जा रहा है। आपको सिर्फ इतना समझना है, अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे देती है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। बट मैम अगर ये गवर्नमेंट नहीं है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, तब क्या होगा, अगर गवर्नमेंट नहीं है और वो लोग क्या करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या करते हैं, रेंट पे देते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी स्पेसिफिकली रेसिडेंशियल ड्वेलिंग आता है, तो रजिस्टर्ड पर्सन है तो यहाँ भी आरसीएम आएगा, और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो क्या होगा, आगे चल के आपको कुछ तो पता चलेगा मेगा एग्जाम्शन में, जिसको अभी आपको फोकस नहीं करना है। और मैम अगर ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है, कोई और पर्सन है, गवर्नमेंट नहीं है, अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, वो क्या करता है, रेंट पे देता है, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग कोई भी पर्सन दे, कोई भी मतलब गवर्नमेंट भी तो इंक्लूड हो गया उसके अंदर, कोई भी पर्सन मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो गया। अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग चाहे कोई अदर देन गवर्नमेंट दे, या फिर गवर्नमेंट वाला भी दे रहा है रेंट पे, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट को क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब मैं यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करती हूँ तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑल्सो, और वहां पे भी यही है, गवर्नमेंट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर देगी तो आरसीएम है। यहाँ पे भी बोल रहा है कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी पर्सन देता है, तो क्या आएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। द क्रक्स इज द क्रक्स इज, कोई भी पर्सन हो, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रजिस्टर्ड पर्सन को दे तो भी आरसीएम है, गवर्नमेंट हो, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को दे तो भी आरसीएम है। अनरजिस्टर्ड को रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जाएगी तो मुझे पता है कि आगे चल के कुछ तो मेगा एग्जाम्शन का पॉइंट है, और अगर अनरजिस्टर्ड को गवर्नमेंट की तरफ से इमूवेबल प्रॉपर्टी जाती है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा सब्जेक्ट टू मेगा एग्जाम्शन। क्या हमें इस क्रक्स को लिखना चाहिए, बिल्कुल। क्रक्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन रेंट बाय गवर्नमेंट टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग registered business entity covered under reverse charge mechanism. Residential dwelling by any person, and here any person includes government, to any registered person covered under reverse charge mechanism.
आर यू गेटिंग द क्रक्स? इसका मतलब मैम अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को गया तो, अगर गवर्नमेंट ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सब्जेक्ट टू मेगा एग्जाम्शन। और यहाँ पे भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सब्जेक्ट टू, मैं अभी कर देती हूँ मेगा एग्जाम्शन, क्योंकि मुझे तो पता है आगे मेगा एग्जाम्शन में आएगा, बट आपको नहीं पता, तो मैं एक कंडीशन लगा देती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ क्या लिख रही हूँ मैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट on rent to an unregistered person, rent to an unregistered person, forward charge mechanism subject to mega exemption. Residential dwelling on rent to unregistered person, forward charge mechanism subject to mega exemption. मैंने क्यों मेगा एग्जाम्शन लिखा है स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे अभी पता है आगे आएगा ये मेगा एग्जाम्शन में, बट आपको नहीं पता, तो मैंने इसलिए यहाँ पे कंडीशनल मेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लिख के छोड़ दिया, ताकि आपको ये पता हो कि आगे चल के इस पॉइंट को मुझे किससे लिंक करना होगा, मेगा एग्जाम्शन से लिंक करना होगा। अंडरस्टूड? चलो, तो ये 3 हमारी सर्विसेज यहाँ पे हो गई खत्म। इसके बाद ये कौन-सी सर्विस है? ये बोलता है अगर कोई भी डायरेक्टर क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है अगर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को। तो अगर कोई डायरेक्टर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज देता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में होगा टैक्सेबल। अब यहाँ पे भी आपको मेरे साथ एक बात अच्छे से समझनी पड़ेगी। जब हम डायरेक्टर की बात करते हैं, तो व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्टर, डायरेक्टर डायरेक्टर में क्या समझाना चाहते हो मैम? अरे अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय बन गया तो वो तो शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा। अगर डायरेक्टर क्या बना, एम्प्लॉय बना, तो क्या बनेगा, शेड्यूल 3 में कवर होगा। और जब वो शेड्यूल 3 में कवर होगा तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। इसका मतलब यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उस डायरेक्टर की सर्विसेज आती हैं जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होंगी, जिस डायरेक्टर ने सर्विस तो प्रोवाइड की हो, या तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में प्रोवाइड नहीं की इसलिए टैक्सेबल हो रहा है, या फिर वो एम्प्लॉय ही नहीं है, 194 जे में उसका टीडीएस डिडक्ट होता है और टैक्सेबिलिटी आती है, इसलिए आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखना है? डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय but not provide service under the terms of employment. Director and employee and provide service under the terms of employment. Director not an employee and TDS is deducted under 194J. को हटा दिया। तो जब मैम ये एम्प्लॉय है लेकिन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, मैम यहाँ पे टैक्सेशन आएगा। हाँ, यहाँ तो मैम शेड्यूल 3 आएगा। हाँ, यहाँ पे मैम शेड्यूल 3 भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी क्या आएगा, टैक्स आएगा। हाँ, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे और याद रखना, ये जो डायरेक्टर है जो एम्प्लॉय नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट वाला भी नहीं होना चाहिए। इसमें एक बाइफरकेशन और, एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट और लोकल अथॉरिटी, एम्प्लॉय ऑफ अदर देन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
तो मैम ये भी शेड्यूल 3 में कवर है। यहाँ पे भी आरसीएम नहीं आ सकता, बट यहाँ पे ठीक है, एम्प्लॉयी गलत लिख दिया, मुझे डायरेक्टर लिखना होगा वहाँ। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी टेक्स्ट आएगा। तो यहाँ पे हम पहले करेक्शन कर ले, यहाँ वर्ड एम्प्लॉय यूज हो गया है, डायरेक्टर होना चाहिए। डायरेक्टर, डायरेक्टर वन। मैम जहां जहां टेक्स्ट लग रहा है वहां पे क्या आएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये कहाँ पता चली बात हमको, यहाँ पे पता चली। तो या तो कंपनी को प्रोवाइड करेगा ये सर्विस या बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब मैम बॉडी कॉर्पोरेट में फर्म इंक्लूड नहीं होता। तो किसी डायरेक्टर ने, फर्म के डायरेक्टर ने अगर बॉडी अपनी फर्म को क्या किया है, सर्विसेज प्रोवाइड किए, तो फर्म में भी डायरेक्टर्स होते हैं, राइट। तो फर्म के डायरेक्टर ने अगर अपनी फर्म को सर्विसेज प्रोवाइड किए तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। ठीक है, ये बात सिर्फ कब चल रही है, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात कब चल रही है, व्हेन सर्विस टू, व्हेन सर्विस प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी। अंडरस्टूड। तो ये हो गया आपके सिक्स्थ वाली जो सर्विस है, सिक्स्थ वाली सर्विस का एनालिसिस। डन हुआ, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सबसे सिंपल सर्विसेज अब स्टार्ट हो गई आपकी, धड़ाधड़ खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। बोलते हैं इंश्योरेंस एजेंट। जब भी इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज देता है, तो इंश्योरेंस एजेंट मेरा अगर मेरी इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग सर्विस। जीएसटी लेवी होगा, लेकिन एजेंट रजिस्ट्रेशन लेके कंप्लायंसेस नहीं करेगा। इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ये कंप्लायंस करने पड़ेंगे। इसी तरह से बैंक और एनबीएफसी क्या करते हैं, बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, एनबीएफसी हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इन्होंने लोन दिया किसी को, सामने वाला लोन पे नहीं कर रहा, तो इन्हें जरूरत पड़ती है रिकवरी एजेंट की। तो यहाँ पे बोलते हैं कि बैंक, बैंक, फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी, इनको जब रिकवरी एजेंट अपनी सर्विसेज देते हैं तो रिकवरी एजेंट फॉरवर्ड, ये लोग क्या नहीं करेंगे, टैक्स पे नहीं करेंगे। जो रिसिपिएंट है बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उनको क्या करना होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंप्लायंसेस करने होंगे। इसी तरह से हमें बहुत अच्छा गाना गाना आता है। हमें क्या है, बहुत अच्छे से गाना गाना आता है, हम फोटोग्राफी अच्छे से कर लेते हैं। तो अगर सर्विस प्रोवाइड की है किसी म्यूजिक कंपोजर ने, किसी फोटोग्राफर ने, किसी आर्टिस्ट ने, कैसी सर्विस, वो अपना गाना जो उसने खुद गाया है वो यूज करने को देता है, कंपोज किया है, वो दूसरे को बोलेगा मेरा कंपोज्ड जो सॉन्ग है मैं राइट्स देता हूँ तुमको कि तुम इसे यूज करो। यूट्यूब वगैरह पे ठीक है, तुमने देखा आजकल रील बन रही है तो गाने के ना 10, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स के सॉन्ग्स होते हैं। तो इन्होंने राइट्स खरीद रखे हैं, इंस्टाग्राम ने राइट खरीदा है, यूट्यूब ने राइट खरीदा है, तभी तो उन गानों पे रील वगैरह बन रही है अच्छे से। तो ये लोग कॉपीराइट्स लेके रखते हैं। तो जब भी यहाँ पे बोलते हैं इस तरह के राइट्स जो हैं, कंपोज़र, फोटोग्राफर कोई और किसी को नहीं दे रहा, बट म्यूज़िक कंपनी को दे रहा है, प्रोड्यूसर को दे रहा है। तो अगर ये लोग कंपोज़र किसको देगा? म्यूज़िक कंपनी को। कंपोज़र किसको देगा? प्रोड्यूसर को देगा। फोटोग्राफर भी किसको देगा? कंपनी वगैरह को अपने राइट्स देता है, परमिट करता है कि उसका काम आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे केस में कंपनी वालों को ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म फॉलो करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो एक हो गया रिकवरी एजेंट, एक हो गया इंश्योरेंस एजेंट, एक हो गया ये म्यूज़िक कंपोज़र, प्रोड्यूसर, फोटोग्राफर। ये लोग जब भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपनी वगैरह को, तो कंपनियों को क्या करना होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, क्योंकि वो राइट्स यूज कर रहे हैं उस गाने के, फोटोग्राफी के क्या कर रहे हैं, जो फोटो खींची है कॉपीराइटेड है उसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से जब एक ऑथर अपनी बुक लिखता है, एक ऑथर ने क्या करा, अपनी बुक लिखी और अपनी बुक लिख के वो किसको दे रहा है, पब्लिशर को दे रहा है कि यू हैव राइट टू यूज माय बुक्स, तुम ही मेरी बुक सेल कर सकते हो। तो ही इज परमिटिंग कि आप यूज कर सकते हो, कॉपीराइट्स उसको दे रहा है। तो जब एक ऑथर किसी पब्लिशर को कॉपीराइट देता है
तो इन जनरल इस पब्लिशर को ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। इन जनरल ये जो पब्लिशर है, इस पब्लिशर को ही क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन 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 यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर ऑथर को लगता है नहीं यार पब्लिशर से नहीं हो पाएगा, या फिर मुझे लगता है ऑथर को कि ऑथर खुद हो सकता है ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हो, या फिर उसे लगता है वो रजिस्टर्ड तो नहीं बट सामने वाला ये काम कर नहीं पाएगा, जो भी रीजन है, ऑथर को लगता है कि मुझे ही ये सारे कंप्लायंसेस करने हैं, मैं नहीं चाहता रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पब्लिशर करे, तो उसे क्या करना होगा, एक डिक्लेरेशन लिख के देना होगा कि हर साल ये डिक्लेरेशन जाएगा फॉर एवरी ईयर कि इस पर्टिकुलर ईयर में ये डिक्लेयर करता है कि ये सारे कंप्लायंसेस खुद करना चाहते हैं, वो चूज कर रहे हैं कि वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चल के खुद टैक्सेस पे करना चाहते हैं। ये डिक्लेरेशन देना होगा, और डिक्लेरेशन क्या देना होगा कि विद इन अ ईयर, इस साल तो हम ही सारे क्या करेंगे, चीजें एक्सरसाइज करेंगे, और एक बार तुमने ये एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन, तो एक साल के लिए यू आर बाउंड अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ आपको डिक्लेरेशन देना होगा क्या कि इनवॉइस भी जो वो इशू करेगा, इनवॉइस में भी क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो होगा। वो बता रहा है कि मैं चूज करता हूँ कि मुझे क्या करना है, सारे कंप्लायंसेस करने हैं, मैं जाके टैक्स पे करूंगा, मैं कंप्लायंस करूंगा, तो दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली टू द ऑथर। ऐसा सेम ऑप्शन कहीं और भी किया है मैम? ऐसा सेम ऑप्शन क्या किया है आपने मेरे साथ देखा था, कहाँ देखा था मैम? ये सेम ऑप्शन जीटीए में देखा था हमने, एग्जैक्टली exactly. तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में भी आप मेरे साथ ये सेम ऑप्शन देख चुके हो, जिसमें वो डिक्लेरेशन देते हैं। फिर ये भी बड़े सिंपल सिंपल से हैं, बोलते हैं एक इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अब नाम से ही क्या पता चल रहा है, सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता, ये पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकती, ये एलएलपी नहीं हो सकती। अरे मैम नाम से ही समझ में आ गया कि इंडिविजुअल सेलिंग एजेंट जब बैंक को क्या करता है, एनबीएफसी को क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो बैंक को ही क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। मैम ये बैंक बैंक बहुत बार नहीं आ गया आपको लग रहा है? देखो, एक तो इंडिविजुअल सेलिंग एजेंट में आ गया, एक मैम वो रिकवरी वाला कॉन्सेप्ट था उसमें भी आ गया। यस, एक तो इंडिविजुअल सेलिंग एजेंट में आ गया, एक रिकवरी वाले कॉन्सेप्ट में भी बैंक आ गया। तो एक चीज मैं आपको बोलूं कि जब भी बैंक आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या चाहते हैं कि बैंक को ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। बट नाम से ही समझो यहाँ एजेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। लेकिन अगर मेरा इंडिविजुअल सेलिंग एजेंट नहीं है, कोई एलएलपी है जो सेलिंग के लिए मेरे को हेल्प करती है, और मैं कौन, बैंक, तो ये रिवर्स नहीं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आप एक बात गांठ बांध लो, सप्लायर भी वही होना चाहिए, रिसिपिएंट भी वही होना चाहिए, टाइप ऑफ सर्विस जो दी है वो भी वही होना चाहिए, सब में ओके 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 होता है, तब जाके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। एक भी चीज अगर फुलफिल नहीं हो पाती है तो सीधे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बट चाहे रिवर्स लगाना हो या फॉरवर्ड लगाना हो, साथ में किसको चेक करते रहना, मेगा एग्जेम्पशन को चेक करना जरूरी है। डन, ये भी हो गया। मैम ये सर्विस स्किप हो गई, इसमें एक छोटा सा लिंकेज है, बहुत मामूली सा है, कि जब भी आरबीआई बाहर के लोगों से, बाहर के मेंबर्स से सर्विस लेती है, जिसको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ ओवरसी कमिटी, तो जब भी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओवरसी कमिटी के मेंबर्स से सर्विस लेती है, आरबीआई को ही टैक्सेस भरने होंगे कि आरबीआई इंडिया में, ठीक है। लेकिन अगर ये सर्विस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये सर्विस किससे रिलेटेड है मैम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड है, अगर ये सर्विस स्पेसिफिकली बता रहा है वो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विस है, तो यहाँ पे आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, यहाँ आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, क्योंकि ये बात देख के रखी है मेगा एग्जेम्पशन ने कि अगर आरबीआई ओवरसी मेंबर से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की सर्विसेज लेता है, तो इन दैट केस देयर इज मेगा एग्जेम्पशन। अंडरस्टूड? तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं इस लिंक के लिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट।
मैम यहाँ पे आपने क्यों नहीं ली ये वाली सर्विस? बिकॉज़ इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट टू लिंक, बट एक लिंकेज पता है अपने को, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट लिख दिया, इसका लिंक मेगा एग्ज़म्पशन पे है, तो बाय चांस भूले भटके 1% चांस से आईसीआई दे दे, तो हमको आता है करना। अब ये दोनों भी क्या है? सेम चीज़ें हैं। क्या सेम है मैम इसमें? बोलते बिज़नेस हेल्प, जो कुछ लोग होते हैं ना जो बैंक को हेल्प करते हैं उनका बिज़नेस बढ़ाने में। जैसे गाँव-गाँव जाके बताओ लोगों को क्यों नया अकाउंट ओपन करना चाहिए। जन-धन योजना के अकाउंट ओपन करवाओ बाहर जा के, तो इन्हें बोलते हैं बिज़नेस फैसिलिटेटर। तो जब ये बिज़नेस फैसिलिटेटर बैंक को हेल्प कर रहा है, देखो तीसरी बार आ गया। एक था रिकवरी एजेंट, एक था इंडिविजुअल सेलिंग एजेंट, एक हो गया तुम्हारा बिज़नेस फैसिलिटेटर, और तीनों में कॉमन चीज़ एक ही है कि बैंक को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म फॉलो करना पड़ेगा। तो जब भी एक बिज़नेस फैसिलिटेटर बैंक को बोलता है, बैंक को हेल्प करता है, बिज़नेस में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इन सच अ केस बैंकिंग कंपनी जो है, उस केस में क्या है, जो बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी को क्या करना होगा? बैंकिंग कंपनी को ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। देन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एजेंट ऑफ बिजनेस करेस्पोंडेंट टू बिजनेस करेस्पोंडेंट। अगर बिजनेस करेस्पोंडेंट भी बिजनेस फैसिलिटेटर जैसा ही होता है, समझो वही है जो बिजनेस में हेल्प कर रहा है। सपोज करो मैं बिजनेस करेस्पोंडेंट हूँ जो तुम्हारे बिजनेस में हेल्प करती हूँ, मैंने भी तो अपने एजेंट रखे होंगे ना। तो जैसे बिज़नेस फैसिलिटेटर बैंक को हेल्प करता है, तो बिज़नेस फैसिलिटेटर ने भी अपने एजेंट रखे होंगे, बिल्कुल रखे होंगे। तो बिज़नेस फैसिलिटेटर की जगह दे हैव यूज्ड द वर्ड बिज़नेस करेस्पोंडेंट। तो जब बिज़नेस करेस्पोंडेंट का एजेंट बिज़नेस करेस्पोंडेंट को कुछ हेल्प करता है, तो एजेंट आरसीएम में एजेंट टैक्स नहीं पे करेगा, वही बिज़नेस करेस्पोंडेंट को रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म फॉलो करके उसे टैक्स पे करना होगा, क्योंकि एजेंट की सर्विस लेने वाला कौन? बिज़नेस करेस्पोंडेंट। तो जितनी भी जगह एजेंट दिखा है ना तुमको, तुम समझो एजेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, जिसने सर्विसेज़ ली हैं उसे बोला है रजिस्ट्रेशन लो, और साथ में क्या करो? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कंप्लायंस करो। मैम ये आप बार-बार रजिस्ट्रेशन की बात क्यों कर रहे हो? याद करो मैंने बताया था, अगर एक भी ऐसी सर्विस हुई जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आती है, तो मैंडेटरी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर थ्रेशोल्ड लिमिट। अंडरस्टूड? यहाँ तक बात समझ में आई? फिर आते हैं ये सर्विस पे। देखो कई लोग क्या होते हैं, सप्लाई करते हैं, किनको सप्लाई करते हैं? जैसे सिक्योरिटी सर्विस चाहिए। मेरी क्या है, मेरा एक मॉल है, मेरा क्या है, एक मॉल है। मॉल में एक गार्ड भैया चाहिए, वॉचमैन भैया चाहिए, चाहिए कि नहीं? सिक्योरिटी के लिए गार्ड अंकल भी चाहिए हमको, वॉचमैन भैया भी चाहिए, दोनों चाहिए। कई ऐसे कंपनी होती है, कई ऐसी क्या होती है, कंपनी वगैरह होती है, जो क्या करती हैं, ये सिक्योरिटी पर्सनल सप्लाई करती हैं। वो बताते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ये रहे सिक्योरिटी गार्ड्स, ये रहे वॉचमैन भैया, ये सब लोगों को क्या करते हैं, ये लोग सप्लाई करते हैं। इन शॉर्ट इन लोगों की जॉब लगा के दे देते हैं, हमको सप्लाई कर देते हैं, लेकिन वर्क वो उन्हीं के अंडर करते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हैं, उनकी ड्रेस अलग होती है और उनकी ड्रेस पे नाम लिखा होता है कि ये किस सिक्योरिटी एजेंसी से बिलॉन्ग करते हैं। तो बोलते हैं अगर कोई भी पर्सन बस वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, और ये सब तुम्हें याद करना पड़ेगा, कहाँ बॉडी कॉर्पोरेट चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए। कोई भी पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब किसी भी टाइप की कंपनी, ऐसा समझो तुम। तो अगर मैम कोई भी पर्सन क्या करता है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर ये सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो क्योंकि उसने एक रजिस्टर्ड पर्सन को ये सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की है, क्योंकि उसने एक रजिस्टर्ड पर्सन को ये सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो इन सच अ केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल। इस केस में क्या एप्लीकेबल है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। लेकिन यही सर्विस अगर आपने इन लोगों को प्रोवाइड की, however nothing contained in this entry apply to, यही सर्विस इन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है, लोकल अथॉरिटी है, या फिर स्पेसिफिकली टीडीएस के डिडक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है,
तो इन लोगों को अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आरसीएम नहीं आएगा, एफसीएम ही रहेगा। ये पहले भी पढ़ा ना कहीं तो, याद करो। ये वाली सर्विस में मैंने बताया था अगर जीटीए इन लोगों को सर्विस दे रहा है तब भी क्या है, वहां पे मेगा एग्जेम्पशन है। वहां पे क्या लिखा था, मेगा एग्जेम्पशन। तो यहाँ बोल रहे अगर यही सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विस वो लोग इन लोगों को देते हैं तो क्या आएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बट यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूं, सब्जेक्ट टू मेगा एग्जेम्पशन, क्योंकि अभी तुमने इससे रिलेटेड मेगा एग्जेम्पशन नहीं पढ़ा। अगर मेगा एग्जेम्पशन में ये पॉइंट आ गया कि सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विस अगर डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है, लोकल अथॉरिटी या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी को प्रोवाइड किया है तो मेगा एग्जेम्पशन है, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में नहीं लगेगा। और मैं जानती हूँ ये मेगा एग्जेम्पशन में ये वाली सर्विस है, बट तुमने अभी नहीं पढ़ी तो मैंने क्या लिखवा के छोड़ना है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सब्जेक्ट टू मेगा एग्जेम्पशन। पहले चेक करेंगे कि कहीं मेगा एग्जेम्पशन में तो कवर नहीं, क्योंकि वहां कवर है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी नहीं आने वाला। इसी तरह से यही सर्विस, इसी तरह से ये जो सर्विस है अगर आप किसको प्रोवाइड करते हो, ऐसे पर्सन को जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। अब कंपोजिशन स्कीम में जो पर्सन रजिस्टर होता है वो एक लोअर रेट पे टैक्सेस कलेक्ट करता है। वो क्या करता है, एक लोअर रेट पे क्या करता है, टैक्सेस कलेक्ट करता है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं स्पेसिफिकली ये रजिस्टर्ड बंदा जो है ना, ये कंपोजिशन वाला, इसको ज्यादा बर्डन नहीं देना है हमको। तो अगर एक रजिस्टर्ड बंदा जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो वहां पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं आएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आएगा। क्या आएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगेन सब्जेक्ट टू मेगा एग्जाम्शन अभी लिखना है मैंने। तो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करो, बट कौन नहीं होना चाहिए, डिपार्टमेंट, उसके बाद लोकल अथॉरिटी या 51 का रजिस्टर्ड, या कंपोजिशन स्कीम में मतलब सेक्शन 10 में जो रजिस्टर्ड है वो लोग अगर है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सब्जेक्ट टू मेगा एग्जेम्पशन। अंडरस्टूड, बात समझ में आई। बस दो और, ज्यादा नहीं। ठीक है, सिर्फ दो और। इसके बाद एक रियल एस्टेट वाली चीज है, वो बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी है। हम ये क्या लिखा है यहाँ पे, मैं आपको पहले ये क्रक्स समझा देती हूँ, और वो क्रक्स समझा दूंगी तो ये पूरी सर्विस आपको समझ में आएगी। वो क्रक्स क्या है, ये रहा। ये बोलता है कि अगर आपने मोटर व्हीकल को रेंट पे दिया, ठीक है, तो कोई तो पर्सन है, अभी ये नहीं पता मैम पर्सन कौन है, लेकिन अगर वो पर्सन मोटर व्हीकल रेंट पे देता है, क्यों देता है, स्पेसिफिकली पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्यों देता है मैम, स्पेसिफिकली पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब इसमें जो वो कंसिडरेशन चार्ज करता है उस कंसिडरेशन में फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड की हुई है। उस कंसिडरेशन में क्या है, फ्यूल कॉस्ट क्या है, इंक्लूड की हुई है। तो ठीक है मैम, उस कंसिडरेशन में क्या है, फ्यूल कॉस्ट भी क्या है, इंक्लूड की हुई है। उसके बाद बोल रहे हैं कि ये जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, बस वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए, और ये सर्विस सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट को ही प्रोवाइड करनी है। तो मैम एक तो मोटर व्हीकल रेंट पे देना है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए देने वाला कोई भी हो, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता, लेकिन लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट ही चाहिए। और जो कंसिडरेशन है उसमें फ्यूल की कॉस्ट इंक्लूड होनी चाहिए, और ये सप्लायर ने 5% पे जीएसटी देने का फैसला किया है। जब ये सारी कंडीशन देख रहे हो, बीच में मैंने प्लस लगाया, प्लस मीन्स एंड। जब ये सारी कंडीशन कंप्लाई होगी तब जाके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बनता है। और अगर मैम एक भी कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो मैंने क्या बोला, मोटर व्हीकल देना है रेंट पे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, देने वाला कोई भी हो, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, लेने वाला सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। इसमें जब आप कंसिडरेशन चार्ज करोगे तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड रखना, सेपरेटली चार्ज नहीं होना चाहिए। और सप्लायर ने 5% चूज किया हो कि वो टैक्स 5% पे पे करेगा, ना कि 12% पे, तब जाके कॉन्सेप्ट ऑफ क्या आएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा। अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा कि अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मोटर व्हीकल रेंट पे देने की, पैसेंजर को कैरी करने की, जिसमें फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है, और ये किसने प्रोवाइड करना है, ये कोई भी पर्सन प्रोवाइड कर सकता है, बट वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए।
किसको प्रोवाइड करना है? सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट को ही प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे इन्होंने ऐसा ना किया हो कि 6 + 6 12% पे टैक्स पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे मस्ट हैव पेड और चूज़ टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 5%, तब जाके मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलता है सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट को ही आपको देना है सर्विस, तो बॉडी कॉर्पोरेट को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? आई ये बात समझ में? अब लास्ट, बिल्कुल लास्ट सर्विस, एकदम लास्ट। सर्विस में क्या लिखा है? देखो कई बार क्या होता है जब आप सिक्योरिटी होल्ड करते हो ना, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स वगैरह, तो ये सिक्योरिटीज़ को आप किसी और को लेंड आउट भी कर सकते हो, उधार पे भी दे सकते हो। कैसे मैम? सपोज़ करो मैंने एक सिक्योरिटी खरीद के रखी है रिलायंस की और मैंने सोचा 5 साल तक तो आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट, नहीं सेल करना। बट अब पैसा तो कमाना है। इधर तो ठीक है मैं कमा ही रही हूँ। मैंने देखा किसी और पर्सन को स्टॉक मार्केट में, सेबी में पता है क्या होता है स्टॉक मार्केट में, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, फिर भी आप स्टॉक मार्केट में उसको क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो। आप डाल सकते हो कि मुझे ये सेल करना है। अब सपोज़ करो कोई बंदा आ गया इसे परचेज़ करने के लिए, मैम इसके पास तो है ही नहीं वो चीज़, तो ये क्या करेगा? तो ये क्या जाएगा या तो मार्केट से खरीदेगा और उसको सेल करेगा या फिर किसी से ये सिक्योरिटी उधार ले सकता है। तो बोलते हैं जब भी आप क्या करते हो ये सिक्योरिटी को किसी बोरोवर को क्या करते हो? देते हो। तो जिस पर्सन ने आपसे बोरो किया है, द पर्सन हू बोरोज़ द सिक्योरिटी थ्रू एन इंटरमीडियरी, तो जिस पर्सन ने ये सिक्योरिटी आपसे बोरो की है, क्योंकि आप उसे एक राइट दे रहे हो उस पर्सन को कि आप मेरी सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हो और उसके बदले में कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो। तो ये जो आपने राइट दिया दैट मीन्स यू आर सप्लाइंग सर्विस टू द बोरोवर, तो बोरोवर को क्या करना होगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना होगा। अंडरस्टूड? With this we have completed section 9 subsection 3। मैम जब कंप्लीट किया है तो एक रिवीजन तो यहीं पे बनता है। क्या मैंने सबसे पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की आपसे बात की थी? यस मैम, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में था कि सप्लायर को 5% चूज़ करना होगा, बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन करना होगा और जिसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो 7 रेसिपिएंट ही होने चाहिए और वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर कोई अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है और वो 7 की कैटेगरी में भी नहीं आता तो मेगा एग्जेम्पशन है। उसके बाद ये भी आपने कहा था मैम भले ही रजिस्टर्ड होगा लेकिन डिपार्टमेंट है या फिर लोकल अथॉरिटी या टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर होने के बाद भी वहाँ पे मैम क्या नहीं लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो छोड़ो, फॉरवर्ड भी नहीं लगेगा, मेगा एग्जेम्पशन है। ये मैम 7 कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो कौन है? यहाँ पे सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फैक्ट्री है, यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पे आपकी कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है और यहाँ पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। और एनी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब सबको ही कवर कर लिया, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे आ जाता है। मैम लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपने कही थी कि अगर ये सप्लायर जो है जीटीए, वो सर्विस प्रोवाइड करता है, सपोज़ करो इन्हीं लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है जिन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए थी। इसने भी 5% चूज़ किया है, लेकिन 5% चूज़ करके इसने एक डिक्लेरेशन दे दी, नहीं, नहीं मैं ही सारे कंप्लायंस करूँगा, तो मैम यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म नहीं आता। और मैम अगर इसने 12% भी चूज़ किया है तो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म नहीं आता। बट मैम सपोज़ करो सारी की सारी कंडीशंस कंप्लाई हो चुकी हैं, लेकिन जो टाइप ऑफ सर्विस इसने प्रोवाइड की है ना वो मेगा एग्जेम्पशन में अगर कवर है तो भी ना आरसीएम आएगा ना मेगा एग्जेम्पशन आएगा। उसमें था अगर जीटीए ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ को? जीटीए मैम ट्रांसपोर्ट करता है सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को ट्रांसफ़र करता है, मिल्क, सॉल्ट फूड, फाइबर, पल्सेस को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, रजिस्टर्ड मैगज़ीन्स या न्यूज़पेपर है या फिर मैम रिलीफ मटेरियल है, डिफेंस मटेरियल है। इन सब चीज़ों का अगर ये क्या करते हैं ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो मेगा एग्जेम्पशन है, जीटीए की सर्विस डन। मैम जीटीए की सर्विस के बाद सेकंड नंबर पे हमने क्या देखा था? सेकंड नंबर पे हमने देखा था वेट लीगल सर्विसेज़। लीगल सर्विसेज़ में था अगर कोई एडवोकेट, अब मैं 2 चीज़ों को साथ में बोल रही हूँ। मैम अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, वो किसी रजिस्टर्ड बिज़नेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करेगा, आरसीएम है। लेकिन इसके अलावा वो किसी भी पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करे, अनरजिस्टर्ड बिज़नेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करे या गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करे दैट इंक्लूड्स अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी, तो यहाँ पे मेगा एग्जेम्पशन है। वहीं अगर मैम कोई एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट भी इन्हीं सब लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे एक्सेप्ट बिज़नेस एंटिटी दैट इज़ रजिस्टर्ड, तो भी क्या है वहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म है, बाकी सब में क्या है मेगा एग्जेम्पशन।
और फिर एक और चीज़ आपने बताई थी मैम, अगर सीनियर एडवोकेट जूनियर्स को सर्विसेज़ देता है तो एक्सपीरियंस का पैसा चार्ज ज़रूर करेगा मैम वो। तो उस केस में आपका क्या आएगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म, लेकिन अगर जिनको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड बिज़नेस एंटिटी है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म आ सकता है। फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और इसके बाद हमारे एडवोकेट के बाद हमने देखा स्पॉन्सरशिप सर्विस किसको देनी है, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को ही देना है, लेकिन ये स्पॉन्सरशिप सर्विस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो मेगा एग्जेम्पशन। फिर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी अगर सर्विसेज किसी भी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करती है आरसीएम आएगा, लेकिन मैम रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री की सर्विसेज, इसके बाद एयरपोर्ट और वेसल इनसाइड आउटसाइड द प्रीसेंट ऑफ एयरपोर्ट या पोर्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, वहाँ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। फिर स्पेसिफिकली रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बोला कि अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे प्रोवाइड करती है, जिसमें मिनिस्ट्री को एक्सक्लूड कर दो, और ये किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर प्रोवाइड करती है तो मैम आरसीएम है। और इसके बाद बोला था कि अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो भी आरसीएम है। तो इसका मतलब मैम आपने बताया था कि मूवेबल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन को जाती है अगर गवर्नमेंट की तरफ से, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को जा रही है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। और यहाँ पे अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मैम अनरजिस्टर्ड पर्सन को जा रही है तो आपने कहा था तब भी फॉरवर्ड चार्ज अभी लिख लो, लेकिन सब्जेक्ट टू मेगा एग्जेम्पशन दोनों ही रहेंगे क्योंकि आगे हम मेगा एग्जेम्पशन में कुछ लिंकेजेस पढ़ेंगे। डायरेक्टर के केस में आपने कहा था मैम ऐसा डायरेक्टर जो एम्प्लॉय बन जाए और ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है तो शेड्यूल 3, वहाँ पे तो कोई आपका टैक्स है नहीं। या फिर ऐसा डायरेक्टर जो एम्प्लॉय नहीं बन रहा बट गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय है तो वो भी शेड्यूल 3 में कवर होता है। तो इसका मतलब मैम जो डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं बना प्राइवेट कंपनी का या गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी का, और ऐसा डायरेक्टर जो क्या है एम्प्लॉयी तो है मगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सर्विस प्रोवाइड नहीं की तो वहाँ शेड्यूल 3 एप्लीकेबल नहीं होता, वहाँ पे क्या आएगा मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन यहाँ पे याद भी रखना होगा डायरेक्टर सिर्फ कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस प्रोवाइड करनी, किसी फर्म को नहीं। फिर इसके बाद बोला था मैम इंश्योरेंस कंपनी को एजेंट जब सर्विस देते हैं, बैंक या एनबीएफसी या फिर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को जब रिकवरी एजेंट सर्विसेज देता है, म्यूजिक कंपोजर और फोटोग्राफर जब म्यूजिक कंपनी वगैरह को सर्विसेज देते हैं, तो इन सब लोगों को जो रिसीव कर रहे सर्विस उनको ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा मैम जब ऑथर पब्लिशर को अपनी बुक लिख के देता है तो ऐसे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पब्लिशर फंसता है, लेकिन ऑथर खुद एक डिक्लेरेशन देता है, हर ईयर उसको ये चूज़ करना होगा और 1 ईयर के लिए बाउंड रहता है। तो इसमें ये है कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ऑथर खुद आना चाहता है और सारे कंप्लायंस करना चाहता है। आरबीआई जब ओवरसी मेंबर से मैम सर्विसेज लेती है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, लेकिन अगर ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विस है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी नहीं, फॉरवर्ड भी नहीं, क्योंकि मैम क्या आएगा मेगा एग्जेम्पशन। मैम अगर बैंक वगैरह जो है एनबीएफसी है, इंडिविजुअल सेलिंग एजेंट से क्या लेती है सर्विस लेती है, इसमें मैम इंडिविजुअल होना चाहिए, कोई एलएलपी नहीं होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिकली इंडिविजुअल है तो आरसीएम है, और अगर इंडिविजुअल नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। बिजनेस फैसिलिटेटर जब बैंक को सर्विस देता है तो बैंक को ही आरसीएम फॉलो करना है। एजेंट जब बिजनेस करस्पॉन्डेंट को देता है तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को ही सर्विसेज क्या करनी होगी, आरसीएम फॉलो करना होगा। सिक्योरिटी सर्विस किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी पर्सन दे, बस वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सिक्योरिटी सर्विसेज देता है तो यहाँ पे आता है मैम आरसीएम। लेकिन यहाँ पे भी डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी और टीडीएस के लिए जो रजिस्टर हुए हैं और जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर हुए हैं उनको छोड़ दो मैम, क्योंकि वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सब्जेक्ट टू मेगा एग्जेम्पशन है। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने किया था मैम अगर आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कर रहे हो, पैसेंजर के लिए कर रहे हो, ये देने वाला कोई भी पर्सन हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, और जिसको सर्विस दे रहे हो वो सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, और कंसिडरेशन में कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड होना चाहिए, और सप्लायर ने 5% पे टैक्स पे करना चूज़ किया हो, तो आरसीएम आएगा, अदरवाइज़ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और जब भी मैम आप क्या करते हो अपनी सिक्योरिटी लेंड आउट करते हो, किसी को यूज़ करने के लिए देते हो, तो ये ट्रांज़ैक्शन रिलेटेड टू सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पे जब भी इंटरमीडियरी के थ्रू आपने किसी को सिक्योरिटी यूज़ करने के लिए दी है, तो जो बोरोवर है उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। जो मैंने तुम्हें 2 दिन में समझाया ना लिटरली 4 मिनट से 5 मिनट आई गेस लगते हैं उसको टोटली रिवाइज़ करने के लिए, अगर सब यहाँ भरा हुआ है तो। आपको भी यही प्रैक्टिस करनी होगी।
इतनी शिद्दत से याद करो समझने के बाद कि तुम मेरी तरफ बिना देखे रिकॉल करने के लिए एलिजिबल हो जाओ। जब चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, समझ में आती है तो इतने अच्छे से याद भी होता है। अब फाइनली हम मूव करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर, जीएसटी रेट्स इन रियल एस्टेट सेक्टर। अब मैम ये क्या है जीएसटी रेट्स इन द रियल एस्टेट सेक्टर? इसको आप थोड़ा समझाओ। मैंने कहा था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक तो 9(3) के अकॉर्डिंग होता है, तो वो सारा 9(3) का आप आज ही तो मेरे साथ कंप्लीट किए, 16 सर्विसेज हैं। और एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 9 सबसेक्शन 4 का भी होता है। अब 9 सबसेक्शन 4 में क्या आएगा? 9 सबसेक्शन 4 में क्या है? वो है रियल एस्टेट सेक्टर। अब मैम रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसा क्या लिखा है? ये इतना बड़ा कुछ नहीं और बहुत सिंपल है, इसे अपन कंप्लीट कर लेते हैं। क्या लिखा है देखो। कहते हैं द इफेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी ऑन रियल एस्टेट सेक्टर फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स बाय प्रमोटर आर एज फॉलोइंग। बोलते देखो, जो रियल एस्टेट सेक्टर है ना, रियल एस्टेट सेक्टर पे जो जीएसटी के रेट्स हैं, नए प्रोजेक्ट जो लोग लॉन्च करते हैं, प्रमोटर्स नए-नए प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो इस पे जो रेट है वो है एक तो 1%, सिर्फ 1% जीएसटी लगेगा। अगर ये अफोर्डेबल हाउसेस हैं, मैम ये अफोर्डेबल हाउस क्या होता है? रुको। और 5% लगेगा अगर क्या है ये दूसरे हाउसेस है, मतलब अफोर्डेबल हाउसेस नहीं है या फिर कोई कमर्शियल अपार्टमेंट्स हैं। दोनों ही केस में ये बोलते हैं कि आपको आईटीसी तो नहीं मिलने वाला, चाहे 5% हो या फिर 1% हो, आईटीसी नहीं मिलने वाला। बट ये 1% और 5% का जो आप टैक्स पे कर रहे हो, ये तब होगा, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि टैक्स रेट ये तब रहेगा, एक तो देखो आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला, दूसरा जो भी इस बिल्डिंग वगैरह प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप सर्विसेज लोगे या फिर जो भी रॉ मटेरियल लोगे, 80% रॉ मटेरियल जो है या 80% सर्विसेज जो है, आपको एक रजिस्टर्ड पर्सन से ही क्या करनी होगी? खरीदनी होगी। ठीक है? अगर 80% से कम आपने रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा, तो जितना कम पड़ रहा है 80% में, एक्सटेंड टू द शॉर्टेज ऑफ 80%, एक्सटेंड टू द शॉर्टेज ऑफ 80%, जितना शॉर्टेज आ रहा है, उतने पे कौन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा? प्रमोटर। कहना क्या चाहते हो मैम? कहना ये चाहती हूँ कि अगर आप क्या हो, रियल एस्टेट में हो, तुमने सुना होगा आजकल नए-नए इतने प्रोजेक्ट्स हैं और पुणे में मैं बताऊँ इंडिपेंडेंट घर तो मानो नहीं है। सब जगह फ्लैट, फ्लैट, फ्लैट सिस्टम है, अलग-अलग जगह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। तो प्रमोटर्स क्या करते हैं, ये बिल्डिंग वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है? तो नए प्रोजेक्ट की बात हो रही है। प्रमोटर जो है, जो इन प्रोजेक्ट्स का प्रमोटर है, उसको बोला है, "भई तेरे को या तो 1% लगेगा टैक्स या 5%, वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है। क्या वो अफोर्डेबल हाउस वाला है, तो 1% लगेगा।" समझेंगे अफोर्डेबल क्या होता है। लेकिन अफोर्डेबल हाउस नहीं है, कमर्शियल है या अफोर्डेबल हाउस नहीं है, तो 5% लगेगा। पर कंडीशन ये है 1 और 5% की थी कि आईटीसी नहीं मिलेगा और इसको बनाने के लिए, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी सर्विस और रॉ मटेरियल लेते हो, 80% सर्विस और जो भी रॉ मटेरियल है वो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन से ही आना चाहिए। वो किससे आना चाहिए? सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन से ही आना चाहिए। ठीक है मैम, रजिस्टर्ड पर्सन से आ गया। अगर रजिस्टर्ड पर्सन से नहीं आया, कोई शॉर्टेज है, रजिस्टर्ड पर्सन से नहीं आया, कोई क्या है? शॉर्टेज है। सपोज़ करो 70% रजिस्टर्ड पर्सन से लिया, 10% आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया, मतलब 30% में से 70 रजिस्टर्ड से, 10% क्या है? शॉर्ट कर गया। तो जितना लेस है 80% से, तो प्रमोटर को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उसे पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। बट अगर सीमेंट आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली है, अगर क्या लिया है, आपने सीमेंट रिसीव किया है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो
प्रमोटर को ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना होगा, लेकिन सीमेंट के केस में 28% है। सीमेंट के केस में क्या है 28। और मैम अगर ये कैपिटल गुड्स हुए तो ये हमने कैपिटल गुड्स जो है वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिए, तो यहाँ पे भी प्रमोटर को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेबल रेट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या लिखा है? मोर ओवर जीएसटी ऑन कैपिटल रेट शेल बी पेड। जो भी कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स पे 18% नहीं आएगा। कैपिटल गुड्स पे जो उस पे एप्लीकेबल रेट है उसके हिसाब से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है देखो भाई, हम आपको इतना कम टैक्स पे करने की बात कर रहे हैं, आईटीसी नहीं देंगे। और जितना भी सामान खरीद रहे हो वो 80% तो रजिस्टर्ड से खरीदो, 20% अनरजिस्टर्ड से खरीदो। और इस 80% में भी कुछ शॉर्टेज होता है तो 18% पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सीमेंट पे 28% आएगा। और कैपिटल गुड्स हैं तो जो कैपिटल गुड्स पे रेट लगता है उस रेट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज 9 सबसेक्शन 4। बट मैम ये अफोर्डेबल हाउस है क्या जिनका एरिया 60 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, मेट्रो में, और नॉन मेट्रो में 90 स्क्वायर मीटर है। 60 है मेट्रो में, 90 है नॉन मेट्रो में। तो नॉन मेट्रो का एरिया कितना है 90 स्क्वायर मीटर और इसका 60 स्क्वायर मीटर। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, साथ ही साथ एंड कंडीशन है 60 प्लस 45 लाख, 90 प्लस 45 लाख, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मैम 60 तो है लेकिन प्राइस अगर कितना है 50 लाख है, तो 1% पे नहीं, तुम सीधे किस पे पहुंच जाओगे 5% पे। अफोर्डेबल होने के लिए 60 मेट्रो का प्लस 45 लाख तक की वैल्यू, अफोर्डेबल होने के लिए नॉन मेट्रो में 90 प्लस 45 लाख तक की वैल्यू। इन दोनों में से एक भी कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई, सपोज करो 60 तो हो गया लेकिन वैल्यू 60 लाख है, तो नाउ यू आर नॉट इन 1%, आप सीधे सीधे कहाँ मूव कर जाओगे 5% पे। अंडरस्टूड। इसके अलावा मैम जो भी कमर्शियल अपार्टमेंट्स वगैरह हैं या फिर अफोर्डेबल हाउस को छोड़ के उस पे भी 5% लगेगा। कमर्शियल शॉप्स मतलब आपने देखा होगा आपके एरिया में, आपके सोसाइटी, आपके कैंपस में नीचे शॉप्स भी बना के देते हैं वो। तो इसको कोई हाउसिंग नहीं बोलते। इस पे क्या लगेगा 5% ही लगेगा। जिस पे लेकिन ये कमर्शियल अपार्टमेंट्स वगैरह इन विच कारपेट एरिया ऑफ कमर्शियल अपार्टमेंट, ऐसा जिसमें कारपेट एरिया कमर्शियल अपार्टमेंट का टोटल अपार्टमेंट का जो कारपेट एरिया उससे 15% ज्यादा नहीं होना चाहिए। रटना है बस, इसको इतना समझना नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो कमर्शियल अपार्टमेंट है जैसे शॉप वगैरह किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में, आपने देखा होगा ना बड़ी बड़ी सोसाइटी बनती है तो साथ में शॉप बनाना जरूरी है। लोग राशन कहाँ से लेंगे, किराना कहाँ से लेंगे, आजकल तो आउटस्कर्ट में भी इतनी सोसाइटी बन रही है। बोलते हैं ये जो रेसिडेंशियल एरिया का प्रोजेक्ट है इन विच द कारपेट एरिया ऑफ कमर्शियल अपार्टमेंट इज नॉट मोर देन 15% ऑफ टोटल कारपेट एरिया ऑफ ऑल अपार्टमेंट। सारे अपार्टमेंट के एरिया को मिला के उसका 15% करे, इतना तक ही सिर्फ कमर्शियल एरिया होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तब हम क्या लगाएंगे 5% आप पे एप्लीकेबल करेंगे। और अगर मैम ये एरिया 15 से ज्यादा निकल गया तो फिर आप नॉर्मल 18% के रेट पे आ जाओगे, या फिर जो नॉर्मल रेट लगता है आपके रियल एस्टेट सेक्टर पे उस पे आ जाओगे। फिर आपको ना 1% ना 5%, सीधे जेन्युइन रेट जो जहाँ पे जिस हिसाब से होगा आपको वो रेट पे करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। सो दिस वाज 9 सबसेक्शन 4। और इकलौता जहाँ पे अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करते हो तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू रियल एस्टेट सेक्टर। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट। अब जब यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म किया है, अब मैं आपको लिखवा रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मैंने जीटीए के लिए दिए थे, अब मैं दूसरे क्वेश्चंस अलग-अलग दे रही हूँ, आप साथ-साथ लिखते जाओ और आपको ये सॉल्व करके कंपल्सरी रखना होगा। ओके? जस्ट 1 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ पानी पीने के लिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करेंगे। चलो, स्टार्ट करें? लीगल सर्विस।
Senior advocate provides consultation service to partnership firm of advocate. I will be sharing this PDF also, okay? But still, you have to write it down. Senior advocate provides assistance in relation to legal work to another senior advocate. Partnership firm advocate provides service to another partnership firm of advocate. Advocate, individual advocate provides service to registered business entity for rupees 10,000. Partnership firm of advocate provides legal service to unregistered business entity. Senior advocate provides service to central government. Senior advocate provides service to central government. These are all the services that you have to do with respect to legal service. अब आप बनाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? इसमें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अब आप ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एडवोकेट की जगह आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी रखूं, तो आई होप यू वुड बी एबल टू डू दैट। ठीक है। डायरेक्टर, अब डायरेक्टर रिलेटेड जो हमने किया है आरसी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड सर्विस in terms of employment to the company. Non-executive director of private limited provides service to the company and tax is deducted company and tax is deducted the section 194J. Non-executive director, non-executive director of establishment by central government whose TDS deducted under
194J. Executive Director of X Private Limited. Executive Director of X Private Limited provides service not in terms of employment. Now, these are all the questions that are related to director that you have to do. Okay. डायरेक्टर के बाद एक चीज के लिए आप वापस मेरे साथ आएंगे यहाँ पे हमें क्योंकि एक डायरेक्टर का अमेंडमेंट भी है जो करना है तो ये डायरेक्टर की बात निकली है तो डायरेक्टर का एक छोटा सा अमेंडमेंट है वो भी हम कर लेते हैं ऑल्दो इट इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट वी हैव डन टिल नाउ सर्विस इज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन हिज पर्सनल कैपेसिटी नाउ अभी हमने कहा ना इफ द डायरेक्टर प्रोवाइड सर्विस बट नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो सपोज करो डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विस प्रोवाइड करता है कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को तो वो आरसीएम में नहीं आएगा ये बात तो तुम्हें पता है तो नॉट टेबल अंडर आरसीएम और यही चीज लिखी क्योंकि पर्सनल कैपेसिटी वाली चीज आरसीएम में कैसे आ सकती है उसने क्या बोला डायरेक्टर जब कंपनी को सर्विस देता है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट वाली सर्विस काम की सर्विस पर्सनल वाली सर्विस नहीं तो ये बोलते टेक्स ऑन द सर्विस बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू सेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जनरली पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लेकिन यहाँ क्लैरिफाई किया अगर प्राइवेट या पर्सनल कैपेसिटी की सर्विस है तो वो आरसीएम में नहीं आएगी सिर्फ वही सर्विस आती है आरसीएम में जो इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर उस कंपनी का डायरेक्टर होने की कैपेसिटी में वो दे रहा है सर्विस तो ये क्लैरिफिकेशन बोलो अमेंडमेंट भी नहीं है इट्स जस्ट अ मियर क्लैरिफिकेशन नथिंग एल्स ठीक है अब एक चीज मैं यहाँ तक तो हो गया और एक चीज ऐड कर दूं सर्विस बाय नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू इट्स टर्म फर्म फॉर 10,000 rupees and last service by non-executive director service by independent director to its body corporate for 1 lakh rupees done चलो these are all related to director अब डायरेक्टर के बाद अच्छी सर्विस हमारी और कौन सी थी डायरेक्टर वॉज स्पॉन्सरशिप वॉज रियली इजी सेंट्रल गवर्नमेंट की इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सेंट्रल गवर्नमेंट चलो सर्विस लिखे सर्विस बाय लोकल अथॉरिटी local authority to unregistered business entity बस इतना इसको इतना ही रखते हैं थोड़ा थोड़ा धीरे लेवल बढ़ाते हैं ना अपन सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी रिगार्डिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी चलो इसने खुद ने एक क्वेश्चन खुद क्रिएट कर दिया रेंटिंग ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी कर दिया चलो अच्छा किया हम तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं सर्विस बाय गवर्नमेंट टू अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी रिगार्डिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी
Service by government. Service by government to registered business entity for immovable property. Renting. Renting of renting of residential dwelling to a unregistered person. Dwelling to a registered person by government. ठीक है? Done? So these are all the services that are related to your government वाला part. इसके बाद हमारे लिए और अच्छा क्या था, गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट के बाद बाकी सारे एजेंट वाले तो दोज आर सिंपल। देन एजेंट वाले के बाद यस रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला कर लें। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल इन रेंट और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन to a body corporate by an individual for which consideration includes fuel. Motor vehicle for passenger transport by a body corporate other than body corporate for which consideration includes fuel and rest of the condition fulfilled. Rent of motor vehicle for passenger transportation by partnership firm to other than body corporate for which consideration include fuel and rest of the condition fulfilled. ध्यान से करना। Renting of motor vehicle for passenger transport by an individual to body corporate, fuel cost included in consideration, and supplier chooses to pay tax at 5%. अब एक और ले लो सिक्योरिटी सर्विस वाला। सिक्योरिटी सर्विस individual provides security service to a body corporate supply of labor for security provided by body corporate to registered business entity.
supply of security service by individual to registered person who has registered for the purpose of deduction of tax. Done? तो अब आपको सिर्फ इसमें बताना आरसीएम आएगा, एफसीएम आएगा, मेगा एग्जेम्पशन आएगा, क्या आएगा? तो जितनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज थी मैंने उसके सबके प्रोबेबिलिटीज यहाँ काउंट डाउन कर लिए। जब जितना मैंने कीवर्ड्स बोले थे सबको इधर-उधर फ्लक्चुएट कर लिया, सब कुछ करके आपको ये क्वेश्चंस आपको लिखवा दिए हैं। आपको ये सॉल्व करके रखना है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे और साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर नेक्स्ट पार्ट में मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ इसको नहीं लिया तो एक अलग पार्ट आपको मिलेगा जिसमें इन क्वेश्चंस के क्या होंगे, डिस्कशन होंगे। तो वो हार्डली 15 मिनट का ये पिकअप का होगा जिसमें ये सारे के सारे मैं डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, तो विद दिस वी कंप्लीट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब मैम जो चैप्टर 2 है चार्ज ऑफ जीएसटी, हमने आईसीआई का मॉड्यूल देखा उसमें तो ईसीओ भी है, हमने आईसीआई का मॉड्यूल देखा उसमें कंपनसेशन स्कीम भी है, कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम मैं लेती हूँ रजिस्ट्रेशन चैप्टर के साथ क्योंकि दैट इज अ टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो हम वहां पे उसे कवर करेंगे। रही बात ईसीओ की, तो ईसीओ को मैंने एक अलग चैप्टर बना के रखा है, वॉल्यूम 2 जब आपको मिलेगी तो उसमें एक अलग चैप्टर ही ईसीओ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से चैप्टर में जहां जहां जो लिंकेजेस लेके मैंने उसको सेपरेट चैप्टर बना के रखा हुआ है। आरसीएम के सारे क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस कराने का रीजन ये है क्योंकि जो हमारी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में मिक्स मिलेगा आपको, उसमें आरसीएम भी होगा, उसमें कंपोजिशन स्कीम भी होगा, उसमें ईसीओ भी होगा, तो वो हम क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको आरसीएम के जितने पॉसिबल क्वेश्चन जो आईसीआई की बुक में भी नहीं है वो सब भी यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अंडरस्टूड? चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर। ओके, चलो बाय बाय।